मैं डॉक्टर पी.के. दास, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मास्टर कॉलेज, अब आपको व्यक्तिगत जीवन के दर्शन शास्त्रीय पक्ष पर आगे बताऊंगा। आज की विवेचना कला के संबंध में होगी। कला तथा काव्य शास्त्र सौंदर्य शास्त्र से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इससे सिद्ध होता है कि दर्शन तथा कला में इसी प्रकार का संबंध है जिस प्रकार दर्शन तथा विज्ञान में है। इसी कारण से कला के दर्शन को एक विकसित शास्त्र के रूप में माना जा सकता है। जीवन दर्शन के दो छोर हैं। प्रथम समाज दर्शन या इसका समष्टिमूलक छोर, द्वितीय व्यक्ति दर्शन या इसका व्यष्टिमूलक छोर। समाज दर्शन के अंतर्गत समाज का वृहत स्तर पर समाज की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता है। यह मानव जीवन के संगठनात्मक पक्ष का अध्ययन है। इसके अलावा मानव जीवन के दूसरे छोर पर व्यक्ति अकेला खड़ा है। यद्यपि जीवन के सामूहिक और व्यक्तिगत पक्ष जटिल रूप से संबंधित है, परंतु ये दोनों अलग अलग है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दोनों में संबंध एकता या निरंतरता होते हुए भी भिन्नता के भाव निहित है। व्यक्ति दर्शन तो व्यक्तिमूलक छोर व्यक्ति के जीवन पर जोर डालकर बनाया गया है, जबकि समाज दर्शन की कार्यप्रणाली को समझने के दृष्टिकोण से विकसित किया गया है। वस्तुतः प्रत्येक दार्शनिक कुछ अंश तक समाज दार्शनिक और कुछ अंश तक व्यक्ति दार्शनिक होता है, किंतु जिस पर वह जोर अधिक देता है, अर्थात समाज या व्यक्ति दोनों में से जिसकी विवेचना अधिक विस्तार से करता है या जिसको अपने कार्य कारण संबंध का आधार बनाता है, वह उसी श्रेणी का दर्शन माना जा सकता है। उदाहरण कार्ल मार्क्स को एक समाज दार्शनिक माना जा सकता है, क्योंकि यद्यपि मार्क्स व्यक्ति जीवन की समस्याओं की विवेचना तो करते हैं, परंतु उनका मुख्य ध्यान समाज के आर्थिक पक्ष अन्य पक्षों की कार्यप्रणाली का संगठनात्मक विशेषताओं पर आधारित है। इसके विपरीत रजनीश मुख्यतः एक व्यक्ति दार्शनिक है तथा गौण रूप से ही एक समाज दार्शनिक है। रजनीश की पुस्तकों का अध्ययन करने पर हमें ज्ञात होता है कि समस्त समाज को चलाने वाले कार्यकारण संबंधों की वैज्ञानिक रूप से विवेचना करने के स्थान पर वह एक व्यक्ति को अपने जीवन की कला के रूप में किस प्रकार लेना चाहिए इस पर विवेचना करता है, तथा जिस प्रकार का आचरण करना चाहिए इस विषय की भी विस्तार से सौंदर्यात्मक विवेचना करता है। समाज दर्शन तथा व्यक्ति दर्शन के उपरोक्त पहलुओं का अध्ययन करने पर हम ये पाते हैं कि आज हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम दोनों पहलुओं को समान महत्व प्रदान करते हुए एक सर्वांग दर्शन का निर्माण करने की चेष्टा करें, जो भविष्य में नई मान्यता के लिए इसकी उपयोगिता को प्रस्तुत करे। दूसरी आवश्यकता यह है कि जीवन के तीनों रूपों विज्ञान, दर्शन और कला में समन्वय स्थापित किया जाए। वस्तुतः सत्य तो यह है कि मनुष्य जीवन विज्ञान भी है, दर्शन भी है तथा कला भी है। विश्व की उन्नत सभ्यताओं में विज्ञान, दर्शन तथा कला का समानांतर विकास हुआ है। प्रत्येक में इन तीनों पहलुओं को विकसित अवस्था देखने को मिलती है, परंतु इस स्थिति में भी एक सभ्यता विशेष के एक पहलू का विशेष योगदान रहता है। सभ्यताओं के योगदान का अध्ययन करने पर यह कहा जा सकता है कि पश्चिम ने विश्व को आधुनिक विज्ञान दिया, भारत का मुख्य योगदान उसका दर्शन है और चीन तथा जापान का मुख्य योगदान जीवन को कला के रूप में समझना है। आगे परोपकारवादी दर्शन के संदर्भ में हम किस प्रकार मानवीय अंतर संबंधों के क्षेत्र में विज्ञान, दर्शन तथा कला का समन्वय कर सकते हैं, यह देखेंगे। व्यक्ति अपने जीवन के किसी काल विशेष तथा समय विशेष में क्या है यह निर्धारित करना अत्यंत कठिन है। व्यक्ति का पर्यावरण तथा परिस्थिति दोनों निरंतर परिवर्तनशील रहते हैं। तथ्यमूलक रूप से उसका व्यक्तित्व निरंतर गत्यात्मक
या परिवर्तनशील होता है। आमतौर पर उपरोक्त दोनों प्रकार के परिवर्तनों के बीच में संतुलन सामान्य व्यक्ति की ओर से असामान्य व्यक्तित्व को जन्म देता है।